Good evening all, welcome to Learners Academy. The next topic in the chapter, कल चैप्टर स्टार्ट किया था, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। या तो तू कहता है कि ये मुझे परेशान करता है और मैं तेरे को यहाँ बिठाया तो जानबूझ के उसके बगल में जाकर बैठा है। बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाना। क्यों, आप परेशान नहीं कर रहा हो तेरे को? तेरे लिए कहा है इसने कि तू उसको परेशान करता है? अभी बोला इसने मुझे। हाँ जी, द टॉपिक नेम इज इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। अब जब हमने लाइन सीख लिया, एंगल्स भी सीख लिया, तो टॉपिक चैप्टर इंट्रोडक्शन तो हो गया, चैप्टर इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब टॉपिक इंट्रोडक्शन की बारी है, तो मतलब एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन की बारी है। तो आपके इस बार इस वाले चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है कि दो है शायद, है ना? एक ऑमिट हो गई, एक हो गई ऑमिट। तो देखो, 2 तरीके की लाइंस होती हैं, अभी मैं बताने वाला हूं। एक होती है इंटरसेक्टिंग, एक होती है नॉन इंटरसेक्टिंग। सो एक एक्सरसाइज तो इस टॉपिक पे बेस्ड है और एक एक्सरसाइज उस टॉपिक पे बेस्ड है। समझ गए? एक एक्सरसाइज तो किस पे बेस्ड है? इंटरसेक्टिंग लाइन 6.1। ये एक्सरसाइज 6.1 का लेना देना सारा इसमें। और एक्सरसाइज 6.2 फिर किस पे बेस्ड है? अब देखो, ये हमेशा मैथ्स की प्रथा रही है। क्या प्रथा रही है? कि जब हम अगली चीज करते हैं तो वो अगली चीज तो देता ही है, पिछली भी थोड़ी बहुत उठा के दे देता है ना भाई। हम अगली चीज कर रहे हैं तो आप ऐसे तो ना लड़ाई कर सकते हो पिछला क्यों दिया। अगले का पिछले में नहीं दे सकता, लेकिन पिछले का अगले में तो देगा, हक बनता है उसका। सो एक्सरसाइज 6.2 में नॉन इंटरसेक्टिंग के साथ साथ इंटरसेक्टिंग का भी थोड़ा सा तड़का रहेगा। यानी 6.1 टोटली बेस्ड ऑन इंटरसेक्टिंग लाइंस, 6.2 में दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। इंटरसेक्टिंग भी, हाँ, ज्यादा पोर्शन नॉन इंटरसेक्टिंग का रहेगा, लेकिन साथ में इंटरसेक्टिंग का भी कुछ पोर्शन रहेगा। डन, क्लियर? अब वो सब स्टार्ट करने से पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन या द डिफरेंस। आप डिफरेंस समझ जाओ, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस करो, इंटरसेक्टिंग या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्या है? यानी ये टॉपिक जो है 2 लाइनों का है, एक लाइन का हो ही नहीं सकता। ये टॉपिक जो है 2 लाइन। तो एक 2D प्लेन पे, क्योंकि स्पेस में तो अभी हम आए नहीं है, स्पेस में तो हम क्लास 11th में पहुंचेंगे, 3D तो है ही क्लास 11th में, ठीक है? तो अभी अपन एक 2D प्लेन पर है। कोई भी 2D प्लेन, समझ गए ना? 2D प्लेन, एक स्क्रीन भी 2D प्लेन हो सकती है, एक ब्लैक बोर्ड भी 2D प्लेन हो सकता है, आपकी नोटबुक भी 2D प्लेन ही है, इवन आपका फ्लोर, आप जमीन पे भी कुछ ड्रॉ करो तो वो भी 2D प्लेन, आप दीवार पे कुछ पेंट करो वो भी 2D प्लेन है, बेंच, एवरीथिंग इज 2D प्लेन। एक 2D प्लेन पर आपको इंफॉर्मेशन मिली कि 2 लाइनें थी, एक लाइन थी L, एक लाइन थी M, 2 लाइनें थी। तो उन दोनों के बीच में 2 ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग या नॉन इंटरसेक्टिंग। सोचो जरा, तीसरा कोई रिलेशन हो सकता है क्या? या तो वो दोनों लाइनें कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हुई होंगी या फिर नहीं हुई होंगी, या तो हुई होंगी या फिर नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? मैथ्स की दुनिया में भिड़ंत होने को इंटरसेक्शन कहते हैं। भिड़ंत होने को क्या कहते हैं? देखो, सेक्शन मतलब होता है पार्ट, सेक्शन बनाना या पार्ट बनाना। इस लाइन ने इसको, इस लाइन ने इसके सेक्शन बनाए, एक सेक्शन ये एक सेक्शन ये, इस लाइन ने इसके सेक्शन बनाए, तो दोनों एक दूसरे के सेक्शंस बना रहे हैं, तो इंटरसेक्शन। समझ गए? इसने इसके सेक्शन बनाए, इसने इसके सेक्शन बनाए। सो डेफिनेशन क्लियर है इंटरसेक्शन की, समझ गए? तो 2 लाइंस, अगर एक सेम 2D प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कह सकते कि ये 2D प्लेन पे एक लाइन बनाओ और वो 2D प्लेन पे दूसरी लाइन बनाओ। अब इनके बीच में जो रिलेशन है इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग के अलावा तीसरा भी हो सकता है, क्योंकि अब तो आप स्पेस की बात करने लगे। जब आप 2 अलग अलग प्लेन की बात कर रहे हैं देन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस, क्योंकि 2 अलग अलग प्लेन तो स्पेस में ही होते हैं ना। समझ गए? देखो मेरी बात समझो, अभी अपन पृथ्वी पे हैं तो हमारे लिए सारा संसार पृथ्वी है, लेकिन अब हम स्पेस में से देखें तो आप देखेंगे कि ऐसी पृथ्वियां तो और भी हैं। कुएं का मेंढक जब तक कुएं में रहता है उसको वही संसार लगता है। जब वो समुद्र में जाता है, बाहर आता है, वो देखता है ये तो केवल एक कुआ है, से तो कुएं और भी हैं। तो जब अपन इस 2D प्लेन पर हैं तब तक तो यही हमारा संसार है, लेकिन जैसे मैं इससे बाहर आया
स्पेस में मैंने देखा 1 2 3 4 4 और भी 2D प्लेन्स हैं, इनफाइनाइट 2D प्लेन्स हैं, समझ गए ना। तो हम अभी केवल और केवल एक ही 2D प्लेन की बात कर रहे हैं, सेम 2D प्लेन की। क्या कहूंगा मैं? सेम। तो सेम 2D प्लेन पर दो लाइनें या तो इंटरसेक्ट करेंगी, भिड़ेंगी, या फिर नहीं करेंगी, या फिर नहीं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग। मतलब समझ में आ गया? इंटरसेक्ट करने का, भिड़ंत करना, वो तो होता है इंटरसेक्शन, और भिड़ंत नहीं हो तो नॉन इंटरसेक्शन। ठीक है ना। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप मुझे बताना, बस इतना बताना कि इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है। ओके, बता दोगे? चलो, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये। इंटरसेक्टिंग या नॉन इंटरसेक्टिंग? इंटरसेक्टिंग है ना, बोलो, फिर से बताना, ध्यान से सोच लेता। इंटरसेक्टिंग या नॉन इंटरसेक्टिंग? होल्ड ऑन, इंटरसेक्टिंग वाले हाथ खड़े करो। बाद में लेट ट्यूबलाइट जलेगी तेरी। हाँ, तो सबका आंसर इंटरसेक्टिंग है, वेरी गुड। देखो, लाइन की कोई सीमा नहीं होती, मतलब वो तो इनफाइनाइटली दोनों साइड वैरी करती है ना। तो ये दिख रही है केवल यहाँ तक, लेकिन ये आगे जाएगी ना, तो बिड़ेगी नहीं बिड़ेगी? बिड़ेगी ना। तो ये भी इंटरसेक्टिंग वाला ही केस है, और ये भी इंटरसेक्टिंग वाला ही केस है। तो सर फिर नॉन इंटरसेक्टिंग वाला केस है कौन सा? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसा पेयर होता है लाइंस का जिसको हम बोथ साइड्स वेरी करें, बोथ साइड्स, चाहे से इस साइड वेरी करें दोनों को, चाहे से उस साइड वेरी करें दोनों को, ये दोनों साइड भिड़ नहीं सकते। ठीक है। अब ये इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं तो देखो, जब दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग होती है, और कांस्टेंट नहीं रहता है, घटता या बढ़ता रहता है, तो वो इंटरसेक्टिंग होती है। कैसे? इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ये है, थोड़ा कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, तो कांस्टेंट है या बदल रहा है? जब जब दो लाइन के बीच की दूरी, गैप, उनका गैप बदले तो वो इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी, चाहे से अभी दिख रही है कि नहीं करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो करेंगी। ओके। अब यहाँ पे देखो, जो गैप यहाँ है वही गैप यहाँ है, वही गैप यहाँ है, कांस्टेंट गैप है ना, कांस्टेंट गैप है। इसमें इनफाइनाइट तरीके से आप गैप निकालो। कौन, अभी मैंने फ्री हैंड से बनाया तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया, स्केल लेके बनाया तो अपन बिल्कुल पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। तो एक सेम 2D प्लेन पर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब पैरेलल लाइंस होता है। क्या कहा मैंने? गलत, गलत। सेम 2D प्लेन पर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब, फिर से कहो, एक ही 2D प्लेन। जब मैं एक लाइन इस स्क्रीन पे बना रहा हूं तो मेरे को दूसरी भी इधर ही बनानी पड़ेगी। अब अगर मैंने इसी स्क्रीन पे, सेम स्क्रीन पे, सेम 2D प्लेन पे दो लाइंस बना दी जिनका गैप सेम है, जो नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो उनको मैं घोषित कर सकता हूं, भैया आप दोनों पैरेलल लाइंस हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक है ना। स्पेस में जब अपन आ जाते हैं तो तीसरी चौथी कैटेगरी भी है फिर हमारे पास, वो जब आएगा तब सीखेंगे। ठीक है ना। स्क्यू लाइंस भी होती हैं। स्क्यू लाइंस क्या करती हैं? जो ना तो इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। ठीक है। जैसे स्पेस में आप देखो, एक प्लेन यहां से निकला, एक प्लेन यहां से निकला, निकल रहे हैं दोनों, दोनों भिड़ भी नहीं रहे, दोनों पैरेलल भी नहीं है। तो ऐसे मोशन को कहते हैं स्क्यू लाइंस। क्या कहते हैं ये? देखो, दोनों पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि पैरेलल एक दूसरे की तरफ थोड़ा आते हैं। ठीक है ना। पैरेलल तो बराबर चलते हैं अपनी अपनी, जैसे दो गाड़ियां ऐसा एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो पैरेलल नहीं हो सकती ना, पैरेलल तो बराबर चलेंगी इससे। अब दो प्लेन हैं तो वो प्लेन देखो एक दूसरे की तरफ भी आ रहे हैं बट फिर भी नहीं भिड़ रहे। कहां भिड़ रहे हैं? ये यहाँ निकल गया, ये वहां निकल गया, इंटरसेक्ट हुए क्या? तो इनको कहते हैं स्क्यू लाइंस। तो ये पॉसिबल ओनली स्पेस में है, क्योंकि प्लेन तो स्पेस में है ना, प्लेन प्लेन पे 2D प्लेन पे थोड़ा ना उड़ रहे हैं। समझ गए? तो सेम अगर प्लेन पर, एक ही प्लेन की बात करें, स्पेस की बात नहीं करें, तो अगर दो लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग हैं तो इनडायरेक्टली वी कैन से दे आर पैरेलल, दे आर
पैरेलल। तो दो कैटेगरीज जो हमारी इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग थी उनको अपन रीडिफाइन कर सकते हैं कि दो कैटेगरी है, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, समझ गए क्या यहां तक? क्लियर? अब जैसा कि मैंने कहा कि 6.1 जो एक्सरसाइज है वो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में है, और 6.2 जो एक्सरसाइज है वो नॉन इंटरसेक्टिंग अर्थात पैरेलल लाइंस के बारे में है, जिसमें इंटरसेक्टिंग का भी थोड़ा बहुत तड़का आएगा। जो इधर सीखा है वो भी इधर घूम फिर के थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है, तो अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के कॉन्सेप्ट देखें। कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब दो लाइंस भिड़ती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग होती है, तो फिर क्या होता है? एंगल्स क्रिएट होते हैं। दो भिड़ंत होगी तो ब्लास्ट होगा ना, ब्लास्ट होगा, कुछ लोग घायल होंगे, कुछ लोग इंजर्ड होंगे, फिर एम्बुलेंस आएगी, ठीक है ना, फिर न्यूज मीडिया वाले आएंगे। तो भिड़ंत होती है तो कुछ तो होता है। तो यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कुछ तो होगा। क्या होगा? एंगल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? एंगल्स बनेंगे। तो उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, वो रिलेशन सीखना है पहली एक्सरसाइज में। समझ आया? चलो स्टार्ट राइटिंग अबाउट इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। स्टार्ट राइटिंग। आ गए क्या आप? सही हो गई तबीयत? नहीं हुई? कहाँ खराब थी? बता। इतना सा टूट गया था, मतलब फ्रैक्चर था क्या इसमें? तो चिल्लाता है तो हल्का सा, ये तो मेरे रोज चलती फिरते लगती रहती है ऐसी, तो पता नहीं कितने कटे हैं। अरे क्या है यार, इतने समय घबरा गया तू। चलो देखो भाई, ऐसे छुई मुई टाइप से मत रहो, बड़े हो गए हो। ये छुई मुई बच्चे होते हैं ना, किसने मेरे मार दिया, अब मैं स्कूल नहीं जाऊं। क्या कर रही है? हलवा। चलो आवाज नहीं। ओके, स्टार्ट राइटिंग। When two or more lines, when two or more lines, हाँ कहाँ बैठेगा तू? हाँ बैठ, उधर ही बैठ। When two or more lines have one point common between them, अब थोड़ी सी और more authentic definition सुनिए। जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या हो रहा है? देखो, इस बात पे तो चर्चा करना है, भूल ही गए। देखो भाई, एक बार फिर से देखो, देखने से पहले देखो, ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, कर रही है क्या? तो दोनों लाइंस पे कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं अपन, कर दें? अच्छा, दोनों लाइंस पे कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है ना। तो कुछ एक मार्क कर देते हैं, ए बी सी, क्या एफ, क्या कह रहा है? हाँ इनफाइनाइट है ना, इतने की गिन भी नहीं सकते। मैंने कहा कुछ एक मार्क कर देते हैं समझाने के लिए। इधर ले लो पी क्यू आर एस। अब कुछ पॉइंट्स इस लाइन एल में है, कुछ पॉइंट्स इस लाइन एम में है। कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों में शेयर करते हैं, शेयरिंग, शेयरिंग केयरिंग। ओके, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो लाइन एल और एम आपस में कॉमन यानी शेयर कर रहे हैं? एक ही है, इसके अलावा एक और हो सकता है क्या? नो। सो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक और केवल एक ही पॉइंट कॉमन होता, ये डेफिनेशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। समझ गए? अच्छा, नॉन इंटरसेक्टिंग जिसको अपन पैरेलल कहते हैं, उसमें कोई पॉइंट कॉमन होगा क्या? होगा ही नहीं, जीरो पॉइंट इन कॉमन। इसके अपने अलग होंगे, इसके अपने अलग होंगे, कोई भी शेयरिंग केयरिंग का वाला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अपना उसको दे देगा या वो उसको अपना दे देगा, तो इंटरसेक्ट हो जाएंगे वो। ठीक है, क्लियर है? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में वन पॉइंट इन कॉमन बिटवीन देम, एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में जीरो पॉइंट इन कॉमन, यानी नो पॉइंट इन कॉमन बिटवीन देम। डेफिनेशन समझ में आई? चलो तो अब रीड आउट करते हैं उसको, नए बच्चों को नोट डाउन करना है सबको। When two or more lines have one point common between them, that is, इस बात का मतलब they meet at one single point। इस बात का मतलब क्या हुआ कि वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगे, then they are called intersecting। लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक लिख लिया? क्या हुआ? आ जाओ।
180 टाइम वो आ जाए फिर चले जाओ, किसी और को भी जाना। पानी नहीं है, ये डाले है। ऐसे ऐसे तो सेवादार है क्या? सेवादार क्या होता है नहीं पता, जो सेवा करता है। सर्विस, सेल्फलेस सर्विस। ठीक है, हो गया यहाँ तक नोट डाउन। शैली, दीदी दिखाओ, दिख नहीं रही मुझे आपकी। अच्छा पुरानी है। हाँ आपका हो गया नोट डाउन। सब लोग दिखाओ अपनी अपनी नोटबुक्स में ये कहां नोट डाउन किया। तो पहले क्यों नहीं लिखा? हाँ प्रियांशु नहीं लाया तो बैठ के लिख, जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ 2 बार लिखो, कोई बात नहीं, तीसरी बार लिख ले। चलो आओ, मैं 25-30 बार पढ़ा चुका हूँ, फिर मैं इसमें कहूंगा 25-30 बार तो पहले पढ़ा दिया। आओ, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, when 2 or more lines do not have a point in common between them, जब 2 लाइंस के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन हो ही ना, इसका मतलब ये होता है कि दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, और किसी भी पॉइंट पे मिले ही ना, तो उनको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। क्योंकि इंटरसेक्टिंग में नहीं बनाया ना, इंटरसेक्टिंग का डायग्राम नहीं बनाया ना, दोनों का एक साथ बना रहे हैं ना। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग की डेफिनेशन क्लियर है? तो नहीं सुधरेगा? क्यों पूछ रहा है नीलेश? नहीं पूछ रहा है कुछ भी? वापस खड़ा कर दूं? ये डेफिनेशन लिख ली यहाँ तक? अब दोनों का डायग्राम, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का डायग्राम देखो, इसमें ये लाइन L और ये लाइन M O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस का डायग्राम लिख लो, ये है लाइन T और ये लाइन Q, ये कहीं भी इंटरसेक्ट ना तो कर रही हैं, ना ही आगे बढ़ के कर सकती हैं, ना तो कर रही हैं ना ही आगे चल के ये कर सकती हैं, क्योंकि इनके बीच का गैप कांस्टेंट है, ये बराबर है, हमेशा बराबर है। क्लासिक एग्जांपल क्या होता है? ट्रेन की पटरियां, ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स क्या होते हैं, वो पैरेलल क्या, वो तो फिर ऐसे स्पेयर में पड़ी है, वो है ना जिसपे ट्रेन चलेगी, वो थोड़ा मिल सकती है। तो वो दोनों चेंज होती है ना, वो तो चेंज होती है, तो फिर दोनों ही चेंज होती है ना, ऐसा थोड़ा कि एक तो चेंज हो जाएगी एक सीधी निकल जाएगी, तो ट्रेन क्या आधी इधर जाएगी, वो तो चेंज होती है, तो पूरा ट्रैक चेंज होता है, ऐसे ऐसे चलते चलते पूरा ट्रैक ऐसे चेंज हो जाता है। अभी भी देख, जैसे ये ऐसे जा रही है, अब अगर चेंज हो गया ना, तो चेंज होने के बाद भी इनका गैप बराबर रहेगा, कि गैप कांस्टेंट रहेगा कितना भी चेंज हो जाए, नहीं तो ट्रेन नीचे उतर जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। कर मत आना कभी तो बोला इसको चेंज कर दो। हाँ जी, डन, डायग्राम बन गया दोनों का, जल्दी बनाओ। देख इधर देख, ये ऐसे चेंज होती है, ये जैसे ये है ना, अब यहाँ से बी पॉइंट से चेंज हो गई, मान लो ऐसे ऐसे डाइवर्जन ले लिया इसने, इस पर इस वाली ट्रैक में ऐसे डाइवर्जन ले लिया, तो उसी फ्लो में ये वाली ट्रैक भी ऐसे डाइवर्जन लेगी, तो जो ट्रेन ऐसे चल रही थी ना, अब वो ऐसे घूम गई, उसको इसने अपने ट्रैक चेंज कर लिया, तो अभी भी इन दोनों के बीच में गैप बराबर है, जो पहले था वही गैप बराबर है, समझ गए? मतलब दोनों ट्रैक चेंज होंगे तो ठीक है, क्लियर? ये होता है कई बार, अपन जैसे बचपन में, मैं भी था कभी बचपन में, तो अपन देखते हैं जैसे खिड़की के बाहर, तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन की पटरियां बिड़ गई, इसलिए कह रहा तू है ना, लेकिन तू ये वाला सीन तू ट्रेन के अंदर से देखेगा तो तेरे को लगेगा कि बिड़ गई, लेकिन तू बाहर से देखेगा ना, तो तू देखेगा कि दोनों ट्रैक चेंज हो रही है। हाँ सबको लगता है, इवन मुझे भी लगता था, और कई बार तो मैं चिल्लाने भी लग जाता था कि ये पटरी से नीचे उतर गई है, अब बढ़ने वाली है आगे।
हाँ नहीं, अभी इच्छा नहीं है मेरी, आगे बढ़ो। हेयर हेयर लाइंस एल एंड एम, लाइन एल और एम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, इसीलिए एल और एम को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या प्रॉब्लम है? हाँ अब बोल दे, वो कह रहा था कुछ, बोल। तेरा ध्यान इधर होना चाहिए जस्ट। और लाइंस पी और क्यू कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसीलिए इनको कहेंगे हम नॉन इंटरसेक्टिंग, ब्रैकेट में पैरेलल लाइन। सो यहां तक नोट डाउन हो गया क्या? अब अपन चल रहे हैं भिड़ंत होने के बाद क्या होगा उस पार्ट पे। क्या कह रहा है? हाँ बता तो। मैं ट्रेन की नहीं कह रहा हूँ ना, लाइंस की कह रहा हूँ। आज पार्टनर चेंज किया आपने? उसको जरा बताओ कि कल इसको क्या पनिशमेंट मिली थी। आपको पता है इनको क्या पनिशमेंट मिली थी? पता नहीं है ना? भयानक मिली थी, ठीक है, भयानक मिली थी। तो आप इससे बात मत करो, इसकी संगति आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। वो पनिशमेंट आपको भी मिल सकती है। देखो एक ने तो छोड़ दी, तो सिंसियर होकर पढ़ाई कर रही है। चलो इतना नोट डाउन हो गया सभी का। आज वो नहीं आया तारिश, वो नहीं दिखाई दे रहा ना, सबसे सिंसियर वही है इस क्लास में। पावर सिंसियरिटी पे अगर तेरे को अगर कोई सिंसियर कहते ना तो इंसानियत से विश्वास उठ जाए लोगों को। हाँ जी, तो यहाँ तक हो गया क्या नोट डाउन? ये अवनीश भी सिंसियर है, पर ये एब्सेंट बहुत रहता है। तुषार भी मस्ती करने लगे, अब थोड़ा फ्रेंडली हो गया है। चलो सो ये है दो इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सुनिए ध्यान से, जिसपे गाड़ियां, हाँ ब्रिज, किससे इंटरसेक्टिंग, किससे? रोड से तो इंटरसेक्ट हो ही रहा है ना, मिल रहा है ना आके उससे, ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऊपर चल रहे हैं दोनों। तो वो जगह कांस्टेंट नहीं है, तो ध्यान से देखना, उसको दूर से देखना तो पुल को, इधर जगह कम है फिर थोड़ी ज्यादा है, फिर थोड़ी ज्यादा है, वो ऐसे जा रहा है, तो इधर कम है फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, फिर आपस कम हो रही है, तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो फिर इंटरसेक्ट होता ही है। वो रोड से आगे मिलता है कि नहीं मिलता है कि एक बार ब्रिज पे चलने के बाद तो नीचे नहीं आता, ऊपर ही चला जाता है। हाँ ऐसा तेरा ब्रिज ऐसे जाता है ऊपर कहीं। ओके देखिए यहाँ पे, सो दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको ओ ले लेते हैं, ले लिया, और इन पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। लेट्स से दिस इज ए बी एंड लेट्स से ये पी एंड क्यू है। तो हम बात कर रहे थे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होती हैं, लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो क्या होता है, तो चार एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल्स बनते हैं? एंगल क्या होता है कल बताया था मैंने, जब दो लाइन भिड़ेंगी तो उनके बीच का इंक्लिनेशन एंगल होता है, उनके बीच का इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल। अब चार एंगल का है आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनको डिनोट करने के तरीके क्या है? 3 3 लेटर। क्या तरीके हैं? तो अभी के लिए मैं इसको पुकारने के लिए कह देता हूँ राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, ऊपर की साइड वाला और डाउनवर्ड साइड वाला। बोलने के लिए अपन वैसे मैथ्स में लिख नहीं सकते ऐसे राइट साइड वाला, तो ये राइट साइड वाला जो एंगल है इसका नाम पुकार सकते हो आप, क्यू ओ बी या फिर पी ओ क्यू। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल है उसका नाम धीरे, श्योर नहीं, क्यू ओ ए। देन इधर आ जाओ, लेफ्ट साइड एंड द डाउनवर्ड साइड पी ओ बी बी। ठीक, वेरी गुड।
तो जब मैं किसी भी एंगल के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको उसका नाम लिखना भी आता है, बोलना भी आता है, लेकिन 3-3 लेटर में बार बार हम वो नाम लिखेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा और जो टॉपिक समझना है वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं इनके नाम स्मॉल लेटर में हाल फिलहाल लिख देता हूं ताकि बोलने में और लिखने में जल्दी हो जाए और हमको जो कॉन्सेप्ट समझना है वो समझ में आ जाए। तो मैं इनके नाम लिख देता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। वेरी इजी है ना। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, टेम्पररी बेसिस पे हमने नाम रखी है। वैसे एंगल का नाम ऐसे होता नहीं है, 3 कैपिटल लेटर्स या सिंगल कैपिटल लेटर ही रूल है। ओके चलो अब सुनिए, तो 4 एंगल्स तो बन रहे हैं, दैट इज फाइन, लेकिन इन 4 एंगल्स में आपस में क्या रिलेशन है वो सीखना है। तो इनमें 2 प्रकार के रिलेशन है। कितने प्रकार के रिलेशन है? पहला रिलेशन होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पहला रिलेशन क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सेकंड रिलेशन इज एडजेसेंट एंगल्स। सेकंड रिलेशन इज जिसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं। सेकंड रिलेशन इज एडजेसेंट एंगल्स जिसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। ओके अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसका किससे होगा और एडजेसेंट एंगल किसका किससे होगा ये समझना है। तो देखो नाम से पता चल रहा है, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? आमने सामने। आमने सामने, तो आमने सामने कौन कौन सा एंगल है? ध्यान से देखो, 4 के सामने 2, 2 के सामने 4, 1 के सामने 3, 3 के सामने 1। तो 2 पेयर बने कि नहीं बने? चेक करो। सो व्हेनेवर 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, 2 pairs of vertically opposite angles are formed. How many pairs? 2 जोड़े बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। पहला जोड़ा 2 और 4 का, दूसरा जोड़ा 1 और 3 का। तो 2 पेयर्स हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बन गए। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स की बात। तो जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो एडजेसेंट एंगल्स पहले क्या होता है वो तो सुनो। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब साथ में लगे हुए एंगल्स। साथ में लगे हुए एंगल्स, लगे हुए मतलब जस्ट ये खत्म होता है और वो शुरू हो जाता है, या चिपके हुए ऐसा कह सकते हो, और वो खत्म होता है तो ये शुरू हो जाता है। समझ गए? अब ध्यान से देखो, एंगल 1 देखना, ए ओ क्यू, यहां खत्म हुआ, उसके बाद कौन शुरू हुआ? क्यू ओ डी। तो ये दोनों एंगल जो हैं एडजेसेंट एंगल्स हुए? हुए नहीं हुए? और तो और अब क्यू ओ बी की बात करते हैं। क्यू ओ बी यहां खत्म हुआ, इस वाली आर्म पे खत्म हुआ, इस वाली आर्म से और शुरू कौन हुआ? पी ओ पी। तो 2 और 3 भी एडजेसेंट हो गए, हो गए। अब 3 पे खत्म किए करे थे हम, तो बी ओ पी। अब पी पे खत्म हुआ तो पी से एडजेसेंट, आगे बढ़ो। अरे एक मिनट विवेक, वो मिठाई ले ली थी क्या वहां से? मिठाई सर, सुधाकर सर को बोलो एक बार। बी ओ पी, पी पे खत्म हुआ है। हाँ वो सब में आएगा क्योंकि एंगल तो ओ में ही बन रहा है। जहां पे जिस पॉइंट पे एंगल बनेगा सेंटर लेटर वो तो सभी में आएगा ही आएगा। पी ओ पी तो फिर पी ओ ए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स किसका बना? 3 का 4 के साथ, उससे नेक्स्ट किसका बना? 4 का 1 के साथ। तो कैन यू काउंट हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर? काउंट करो। 4 पेयर बन चुके हैं। पहला पेयर 1 2, दूसरा पेयर 2 3, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। ठीक है, सो 2 पेयर तो बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के और 4 पेयर बनते हैं एडजेसेंट एंगल्स के। यही 2 रिलेशन हैं जो पूरी एक्सरसाइज में चलेंगे। अब सर ये तो बनते तो हैं लेकिन इनमें रिलेशन क्या है वो तो बताया नहीं। जैसे मैंने कहा कि अवधि एंड इसका एक पेयर बना दिया, पेयर तो बन गया, लेकिन इनमें कनेक्शन क्या है वो तो बताओ। इनमें कनेक्शन भी तो बताओ। तो कनेक्शन क्या है देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर में जो 2 एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। समझ में आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर में 2 एंगल्स होंगे, जो भी 2 एंगल्स होंगे वो आपस में एक दूसरे से बराबर होंगे। तो कौन कौन से पेयर थे? 2 और 4 थे और 1 और 3 थे। तो इस पेयर में ये 2 एंगल हैं, ये बराबर होंगे। इस पेयर में ये 2 एंगल हैं, ये बराबर हो। ऐसा नहीं होगा कि इसके पेयर का एक एंगल ले लो और उसके पेयर का एक एंगल ले लो, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा। इसी पेयर में ये दोनों एंगल होंगे ना, ये बराबर होंगे, और इसी पेयर में ये 2 एंगल होंगे ना, ये आपस में बराबर होंगे। यानी एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा और एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर होंगे। समझ आया? ओके, अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स भी क्या बराबर होते हैं क्या सर? ना। अब एडजेसेंट एंगल्स के पेयर कौन कौन से थे? 1 2,
तो वन एंगल टू के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स इक्वालिटी का रिलेशन शेयर नहीं करते हैं। किसका रिलेशन शेयर करते हैं पता है? किसका? 180 डिग्री सम का रिलेशन शेयर करते हैं। उनका सम क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री। और जिसका सम 180 डिग्री होता है उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वालिटी का रिलेशन शेयर करते हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स या लीनियर पेयर क्या करते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन शेयर करते हैं। तो कौन कौन से चार पेयर थे? एक दो, तो एक दो का जोड़ 180 होगा। दूसरा पेयर दो तीन, दो तीन का जोड़ भी 180 होगा। तीसरा पेयर तीन चार, तीन चार का सम भी 180 होगा। और चार एक, इसका सम भी 360 नहीं 180 होगा। समझ आया? बस ये जो दो चार बातें अपन ने डिस्कस करी, ये अगर आता है तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट राइटिंग देन। स्टार्ट राइटिंग। यहां तक लिख लिया था? हाँ हाँ, एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कैटेगरी दो बनी हमारी। चलो क्या कहता है देखो, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दे फॉर्म फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बताया मैंने भी, कुछ अलग नहीं बताया। कितनी बार जाएगा? आते टाइम पीते हुए आया था तुम। इतना कितना पैसा है बैठे बैठे में, इतना तो मैं भी नहीं पी रहा, इतना बोल रहा हूँ। बेटर है। दे फॉर्म फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां तक डन। चलते हैं आगे, अब दोनों के बारे में विस्तार से बताते हैं। The pair of two adjacent angles is also termed as linear pair। ठीक है, ये भी बताया मैंने कि जो adjacent angles का जो पेयर है उसको लीनियर पेयर भी कहा जाता है। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है उसको क्या कहा जाता है? और लीनियर पेयर भी कहा जाता है। डन, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया अभी तो? ठीक है, तो ये बना दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ABCD, इंटरसेक्शन करा दो O पे, और पहली कैटेगरी उठा लीजिए, इंटरसेक्शन करा दो आप O पे, और पहली कैटेगरी उठा लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। तैयारी हो गई? बैकपैक हो गया? AOC, यस बिल्कुल यही तो होंगे। एक पेयर तो ये दो, और एक पेयर ये दो। AOD, तो अभी नीचे और है ना? हाँ सर, बच गए तो ठीक है। कल सुबह वाले बच्चों को दे देंगे ना। विष्णु ने बोला तो था, अभी 5-10 मिनट रुक जाओ, देखा आ जाए। हाँ हाँ, परीक्षित को दे देंगे। और कौन बच्ची? इशिका आर्या भी नहीं आए थे? ओके, शैली भी रह गई। ठीक है, अभी जाते टाइम दे देंगे। आप भी आ जाओगे? हाँ चलो आओ, कंप्लीट करने दो। सैटरडे संडे को, सैटरडे संडे को एक ही चीज पक्की है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हाँ, तेरा डाउट क्लियर हो गया? AOD BOC तो एक पेयर है, सिमिलरली AOC और BOD भी दूसरा पेयर है। क्लियर है ना? तू कह रहा दूसरा पेयर का है, ये रहे। अब नोट डाल के इनका रिलेशन लिखने वाला हूं मैं। अगर ये एक पेयर का है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, तो ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, और ये दूसरा पेयर है तो ये भी आपस में क्या होंगे? तो ये नोट डाल के लिख लिया, क्योंकि इनमें इक्वालिटी का रिलेशन होता है। इनमें किसका रिलेशन होता है? इक्वालिटी।
क्यों मार रहा है? इसने मारा होगा पहले तेरे को, है ना? क्या कुछ 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 करते रहते हो पीछे बैठ के, चिड़ी चिड़िया की तरह चुगते रहते हो। हाँ जी, हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आर्या नोट डाउन हो गया? पहले से नोट डाउन था? नहीं पहले से था कि अभी किया? अभी किया, ओके। इशिका आपका पहले से था? ठीक है। सेकंड कैटेगरी इज एडजेसेंट एंगल्स या फिर लीनियर पेयर। इसके 4 पेयर बन रहे हैं, अभी फिगर में बताया था ना। लो यहां से फिर से ड्रॉ कर देते हैं ताकि यहां से कनेक्ट कर लो आप। देखो ए बी सी डी और ये ओ। तो देखो पहला पेयर कौन सा बना? ए ओ डी, ऊपर वाला जो पेयर है, ऊपर वाला एंगल है, और साथ में बी ओ डी यानी ये वाला। ठीक है। अच्छा एक हिंट और है, देखो जिन दो एंगल्स का लीनियर पेयर बनता है, जिन दो एंगल्स का लीनियर पेयर बनता है, उन दोनों एंगल्स को अगर मर्ज कर दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तभी तो इसका नाम लीनियर है। लीनियर में लाइन छुपा हुआ है, लीनियर में स्ट्रेट लाइन छुपा हुआ है ना। तो देखो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को मर्ज कर दूं, अब दो एंगल्स को मर्ज कैसे करेंगे? बीच की दीवार हटा के, बीच की दीवार हटा दूं तो दोनों एंगल्स मर्ज हो गए। तो बीच की दीवार अगर मैं ये ओडी हटा दूं, तो ये स्ट्रेट लाइन ही बची ना, बस बची नहीं बची। तो इसलिए इसका नाम लीनियर पेयर भी होता है। ओके समझ गए? ठीक है। ओके सो एओडी बीओसी बना रहे हैं लीनियर पेयर या एडजेसेंट एंगल्स। दूसरा पेयर कौन सा हुआ? बीओडी के साथ बीओसी। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन बना रही है अगर ये बीओ दीवार को हटा दें तो। ओके। और तीसरा पेयर बीओसी के साथ एओसी। बीओसी ये वाला है, एओसी ये वाला है। ये दोनों भी अगर मैं ओसी को हटा दूं तो स्ट्रेट लाइन बना देंगी। और चौथा पेयर कौन सा होगा? एओसी के साथ एओडी, एओसी के साथ एओडी, एओसी एओडी। इसमें भी अगर मैं एओ को हटा दूं तो ये स्ट्रेट लाइन बना देगी। ठीक है, समझ आया क्या? आया? अब इनका बीच का रिलेशन क्या है? ऐसे मत लिख देना कि दोनों बराबर हैं, ऐसे मत लिख देना कि ये चारों पेयर में जो दो एंगल आएंगे वो बराबर 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 बराबर, गलत हो जाएगा। बराबर नहीं है, क्या है? सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 है, यानी इनका सम भी 180, इन दोनों का सम, सम मतलब जोड़ होता है 180, इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180। इसको हम चारों को नीचे नोट डाल के लिख लेंगे, नोट डाल के लिखेंगे द एंगल्स इंक्लूडेड इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। अगर सम अगर आपका 90 डिग्री है, अगर सम आपका 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम आपका 180 डिग्री है तो फिर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। और पुराने जमाने में तो बताया था ना मैंने, एंगल्स का नाप चौकी राइट राइट एंगल से किया जाता था। 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, आधा राइट एंगल, 1/4 राइट एंगल। ठीक है। The angles included in a linear pair, the angles included in a linear pair are supplementary. AOD plus BOD equal to 180. BOD plus BOC equal to 180. BOC plus AOC equal to 180. And AOC plus AOD equal to 180. हाँ ये है कोर्स में, लिखो, ये भी लिखो। अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक हो गया। फिर नॉन इंटरसेक्टिंग अगली एक्सरसाइज में आएगा, तो ये एक छोटा सा पार्ट लिख लो तो कल से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। नहीं बैठ, यहाँ पे बैठ। 9 लास्ट के 10 मिनट्स में पानी पीना अलाउड नहीं है, क्लास से बाहर जाना भी अलाउड नहीं। नोट डाल के लिखो। अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, यहाँ पे सुन लो पहले। यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आया जिसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। जिसका नाम क्या है? अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है सुनिए। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है उल्टा एंगल या पीछे की साइड वाला एंगल। उल्टा एंगल या फिर पीछे की, इसका मतलब क्या होता है वो समझो। देखो एक लाइन और एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एंगल बनता है, ये बन गया।
बन गया क्या? ए ओ बी। अब किसी ने कहा एंगल ए ओ बी कहाँ है, तो आप कहोगे यहां है, आप कहोगे यहां है। पर पर कुछ दूरदृष्टि वाले बच्चे कहेंगे सर यहां नहीं है, यहां है। सुनो, अगर आपको इस भुजा से इस भुजा पे जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हो, पर आप घूम के भी तो जा सकते हो, जा सकते हो ना, जा सकते हो। या यूं कहूं, देखो एंगल एक्चुअली क्या होता है, ये मेरी आर्म है, ये मेरी आर्म है जिसको अपन कहते हैं इनिशियल आर्म, और फिर टर्मिनल आर्म कैसे होती है, जैसे अभी ये आर्म इधर है और ये आर्म घूम के इनिशियल ऐसे हो गई, तो पहले और अब में बीच का एंगल बताओ, समझ गए? तो वही होता है एंगल, इनिशियल और टर्मिनल के बीच का कितना वो घूमा, कितना रिवॉल्यूशन हुआ, उसी को एंगल बोलते हैं। अब मुझे अगर इसको यहां लाना है तो मैं इसको यहां ऐसे भी ला सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे घूम के भी तो ला सकता हूं। मतलब जैसे ये फोन है, चलो आम तो घूमेगी ना, फोन है, तो मैं इसको ऐसे भी ला सकता हूं। मेरे को फाइनल इस पोजीशन में रखना है ना इसको, तो मैं इसको ऐसे क्यों घुमाऊं, मैं इसको ऐसे घुमा के, देखो फाइनल उसी पोजीशन पे है या नहीं है। तो कुल मिला के पीछे से भी तो जा सकते हैं हम। तो जब आप पीछे से जाते हो तो आप कितना घूमे उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। आपने कितना एंगल कवर किया, वो कवर्ड एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्शन। उसका नाम भी वही होता है, आगे वाले एंगल का नाम भी एंगल एओबी होगा, पीछे वाले एंगल का नाम भी वही होगा, पर उसके आगे एक वर्ड जुड़ जाएगा रिफ्लेक्स, उसके आगे एक वर्ड जुड़ जाएगा रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री से बड़ी और 160 डिग्री से छोटी होती है। तो सबसे पहले सबसे छोटा कैटेगरी का एंगल होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? वो कहां से कहां वेरी करता है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा एग्जैक्ट 90 डिग्री राइट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री राइट, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल, एग्जैक्ट 180 डिग्री वाला स्ट्रेट एंगल, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट एंगल। फिर 180 से बड़ा और 360 से छोटा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। और एग्जैक्टली 360 डिग्री तो वापस वही एंगल हो जाता है। आपने 360 डिग्री घुमा दिया तो आप वापस घूम फिर के वहीं आ गए, कोई एंगल ही नहीं है, देयर इज नो एंगल देयर, है ना? ठीक है, क्लियर है क्या, सारी बात समझ में आई? तो अब हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो आपको, किसी क्वेश्चन में कहते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल निकालो, हम नहीं निकालेंगे, हम तो ओरिजिनली निकालेंगे, पर वो मार्क्स काट लेगा। तो हम क्या कर देंगे, आप देखो, अगर पूरा घूम जाऊं मैं तो पूरा सर्कल 360 डिग्री कवर करता है, तो आपको एक ग्रीन पार्ट वाला रिवॉल्यूशन चाहिए, तो 360 में से रेड पार्ट वाला रिवॉल्यूशन निकाल के अलग कर दो। मान लो ये 30 डिग्री है तो पिछो वाला 330 डिग्री होगा, होगा, क्योंकि टोटल कितना है 360। मान लो ये 60 डिग्री है तो पीछे वाला 300 डिग्री होगा। वेरी इजी, वेरी क्लियर। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल निकालने का हमने जुगाड़ बना लिया। क्या जुगाड़, हम ओरिजिनल निकालेंगे पहले, पहले हम ओरिजिनल निकाल, उसने कहा रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर निकालो, रिफ्लेक्स को भूल जाओ, आप तो ओरिजिनल एंगल पी क्यू आर निकालो, निकाल लिया। फिर जो भी आया उसको रिफ्लेक्स में से उसको 360 में से स्टार्ट राइटिंग, 4 लाइनें लिखो उसके लिए, 4 लाइनें, हाँ 4 लाइनें ही है, हो गया। द सम ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल का और उसके रिफ्लेक्स एंगल का सम 360 डिग्री होता है, उसी का होना चाहिए। अगर आपने रिफ्लेक्स एंगल PQR लिया है तो ओरिजिनल एंगल भी PQR लेना, अगर आपने रिफ्लेक्स एंगल ABC लिया है तो ओरिजिनल एंगल भी उसी एंगल का रिफ्लेक्स लेना है, किसी दूसरे का नहीं। तो सम हमेशा क्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एंगल ए लिया है कोई, तो आप उसी का रिफ्लेक्स लें, रिफ्लेक्स एंगल ए, और इन दोनों का जोड़ आपको क्या मिलेगा, 360 डिग्री। और एक रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू 180 से 360 डिग्री तक वैरी करती है ना, उसी के बीच में घूमती है, उससे बाहर, उस रेंज से बाहर नहीं जा सकती, 180 से छोटी नहीं हो सकती, 360 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, लिख लिया यहां तक? ओके, अब इसका फिगर बना लो। तो यहाँ पे ये वाला एंगल तो ओरिजिनल है, AOB, ये रेड वाला एंगल तो ओरिजिनल एंगल है, और जो ये पीछे वाला है ये है मेरा, और पहला क्वेश्चन रिफ्लेक्स एंगल का है, अच्छा हुआ कवर कर लिया, नहीं तो कल फिर वापस समझाना पड़ता, 10 मिनट खराब होती। ठीक है, और कुछ है क्या नीचे? ठीक है, अगला एक्सरसाइज कट गई, अगली एक्सरसाइज कट गई तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। हाँ, जो लेट आए थे वो रुको।